नमस्कार, देश प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बरखबरी। बुलेटिन में अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और प्रदेश की वो तमाम बड़ी और जरूरी खबरें जो आज दिन भर सुर्खियों में रही। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में भगवान बुद्ध के पिपरहवा अवशेषों पर आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। पिपरहवा अवशेषों पर प्रदर्शनी का आगाज करते हुए पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। 125 साल के इंतजार के बाद भारत की विरासत लौटी है, भारत की धरोहर लौटी है। आज से भारतीय जनमानस भगवान बुद्ध के इन पवित्र अवशेषों के दर्शन कर पाएगा, भगवान बुद्ध के आशीर्वाद ले पाएगा। मौका था नई दिल्ली के राय पिथौरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र पिपरहवा अवशेषों की ग्रैंड इंटरनेशनल प्रदर्शनी की शुरुआत का, जहां पीएम मोदी ने एक सदी से भी ज्यादा वक्त के लंबे इंतजार के बाद भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की भारत वापसी को यादगार पल करार दिया। पीएम मोदी ने पिपरहवा अवशेषों की ग्रैंड इंटरनेशनल एग्जीबिशन का उद्घाटन किया। प्रकाश और कमल प्रबुद्ध व्यक्ति के अवशेष हैं नाम की इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से जुड़ी दुर्लभ और पवित्र धरोहरों को प्रदर्शित किया गया। पिपरहवा अवशेष भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई पवित्र और पुरातात्विक चीजें हैं। ये अवशेष उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में स्थित पिपरहवा नामक स्थान पर खुदाई के दौरान मिले थे। साल 1898 में ब्रिटिश इंजीनियर विलियम क्लैक्सटन पेपे ने एक स्तूप की खुदाई की थी। खुदाई के दौरान भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र अवशेषों की खोज हुई थी। औपनिवेशिक काल में इनमें से अधिकांश अवशेष कोलकाता के इंडियन म्यूजियम में रखे गए थे, जबकि कुछ अवशेष पेपे के वंशजों के पास चले गए और विदेश पहुंच गए थे। करीब 127 साल बाद जुलाई 2025 में इन पवित्र अवशेषों को भारत वापस लाया गया। मान्यता है कि इनमें भगवान बुद्ध की अस्थियां, धातु अवशेष और उनसे जुड़ी प्राचीन वस्तुएं शामिल हैं। राय पिथौरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में भगवान बुद्ध से जुड़े इन्हीं पिपरहवा अवशेषों की ग्रैंड इंटरनेशनल प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी के केंद्र में सांची स्तूप से प्रेरित एक पुनर्निर्मित मॉडल रखा गया है, जिसमें राष्ट्रीय संग्रहों के प्रमाणिक अवशेषों के साथ स्वदेश लौटाए गए रत्नों को एक साथ प्रदर्शित किया गया है। आम लोगों की समझ को और बेहतर बनाने के लिए प्रदर्शनी में ऑडियो विजुअल व्यवस्था भी की गई है। गुलामी सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक नहीं होती, गुलामी हमारी विरासत को भी तबाह कर देती है। भगवान बुद्ध के पवित्र रेलिस के साथ भी यही हुआ। गुलामी के कालखंड में इन्हें भारत से छीना गया और तब से करीब 125 साल तक ये देश से बाहर ही रहे। भगवान बुद्ध के अवशेषों पर आधारित ये प्रदर्शनी बुद्ध की शिक्षाओं के साथ भारत के जुड़ाव को दिखाती है, साथ ही देश की समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को बचाने और बढ़ावा देने की मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को भी दिखाती है। और अब खबर प्रयागराज से, जहां माघ मेले की शुरुआत हो गई है। संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। पौष पूर्णिमा पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। इसके साथ ही माघ मेले में कल्पवास की परंपरा की भी शुरुआत हो गई है। इस मौके पर प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद देखी गई, देखिए रिपोर्ट। प्रयागराज में माघ मेला 2026 की शुरुआत होते ही संगम तट पर शनिवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तस्वीरें संगम तट से हैं, जहां तड़के ही श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया है। जहां देश के अलग अलग राज्यों से आए श्रद्धालु और संतों ने गंगा और यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य लाभ प्राप्त किया। पहले ही दिन मेले क्षेत्र में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। हर ओर भक्ति और आस्था का माहौल बना हुआ है। मेरे को स्नान करके बहुत अच्छा लगा और मैंने बहुत देर तक नहाया भी, उसमें 5-6 डुबकियां भी लगाई हैं और बहुत अच्छा लगा। यहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, बाकी सब अच्छा है। हम सब लखनऊ से आए हुए हैं, व्यवस्था इधर की बहुत अच्छी है। सबने बहुत अच्छे से स्नान वगैरह कर लिया है, बहुत अच्छा लगा। यह माघ मेला करीब 40 दिनों से अधिक समय तक चलेगा और इसका समापन
15 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन अंतिम पवित्र स्नान के साथ होगा। पहले पौष पूर्णिमा स्नान के संपन्न होने के साथ ही संगम तट पर कल्पवास की परंपरा भी शुरू हो गई है। और अब जान लेते हैं शेष पवित्र स्नान पर्व की प्रमुख तिथियां। 14 जनवरी 2026 मकर संक्रांति, 21 जनवरी 2026 मौनी अमावस्या, 30 जनवरी 2026 बसंत पंचमी, 5 फरवरी 2026 माघी पूर्णिमा, 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि। माघ मेले की पुख्ता व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ही अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। शुक्रवार को भी सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अधिकारियों को श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा, स्वच्छता, यातायात और चिकित्सा जैसी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं पौष पूर्णिमा के अवसर पर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अजय पाल शर्मा ने बताया कि माघ मेले के पहले दिन त्रिवेणी संगम पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। पूरे मेला क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। हमारे जो AI इनेबल्ड कैमरास हैं और साथ ही जो हमारे ड्रोन्स हैं उसके माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है। जो आने जाने वाले रास्ते हैं, चाहे वो मेले के अंदर के हों, मेले के बाहर के हों, सभी जगह हमारे मोर देन 1150 कैमरास के माध्यम से वहाँ पर सतर्कता रखी जा रही है। हमारा सिटी कंट्रोल के लिए, ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए वहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम एस्टेब्लिश किया गया है जो 24 घंटे रन कर रहा है। शिफ्ट वाइज वहाँ ड्यूटी लगी हुई है, सीनियर ऑफिसर लगातार वहाँ तैनात किए गए हैं। माघ मेले का सबसे बड़ा आकर्षण कल्पवास होता है। कल्पवासी 1 महीने तक संगम तट पर रहकर सादा जीवन, सात्विक भोजन, ब्रह्मचर्य और नियम संयम का पालन करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कल्पवास करने से मन और आत्मा की शुद्धि होती है। यह समय दान, जप, तप और ध्यान के लिए सर्वोत्तम माना गया है। तो देश प्रदेश में अगली खबर पर नजर डालते हैं। नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का निरीक्षण किया। 16 कोच वाली ये ट्रेन लंबी दूरी के लिए आरामदायक और सुरक्षित है। यात्रियों को उच्च तकनीक, मुलायम बर्थ और आधुनिक सुविधाएं मिलेगी। और क्या क्या है इस ट्रेन की खासियत, देखिए इस रिपोर्ट में। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जल्द ही पटरियों पर रफ्तार भरने को तैयार है। भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का ट्रायल, टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन पूरा हो चुका है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को 1000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी की यात्रा को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। शनिवार को इस लग्जरी ट्रेन के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचने पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लोको पायलट के साथ इसका निरीक्षण किया और ट्रेन की हाईटेक तकनीकी का ब्यौरा लिया। आइए जान लेते हैं इस ट्रेन की खासियत क्या है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कुल 16 कोच की होगी। इसमें 11 थर्ड एसी, 4 सेकेंड एसी और 1 फर्स्ट एसी कोच शामिल है। नए वंदे भारत ट्रेन में कुल 823 यात्री सफर कर सकेंगे। ये एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जिसकी डिजाइन स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। इसमें यात्रियों के लिए आरामदायक और मुलायम बर्थ लगाए गए हैं ताकि लंबा सफर आसान हो। बेहतर सस्पेंशन और कम शोर के कारण ट्रेन का सफर ज्यादा शांत और आरामदायक होगा। साफ सफाई के लिए डिसइंफेक्टेंट तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है और लोको पायलट के लिए आधुनिक कंट्रोल और सेफ्टी सिस्टम वाला एडवांस ड्राइवर केबिन दिया गया है। ट्रेन का बाहरी डिजाइन आकर्षक और एरोडायनेमिक है और इसमें ऑटोमेटिक दरवाजे भी हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने का और यात्रियों को नई सुविधाएं देने का जो संकल्प है, उसी में एक नया प्रयास है वंदे भारत का स्लीपर वर्जन। आप सबने चेयर कार वर्जन का तो अनुभव किया ही है। अब ओवरनाइट जर्नी के लिए 1000 से 1200-1500 किलोमीटर की जर्नी के लिए, जिसमें शाम को बैठ के अर्ली मॉर्निंग पहुंच सके, उस तरह की जर्नी के लिए वंदे भारत स्लीपर का डिजाइन किया गया है। वंदे भारत की इस विश्व स्तरीय सुविधा, बेहतर सुरक्षा और आधुनिक यात्रा का आनंद जल्द ही पश्चिम बंगाल और असम के लोगों को मिलने जा रहा है। भारत सरकार की यह पहल भारतीय रेल के इतिहास में मील का पत्थर साबित होने वाली है। इस ट्रेन में मौजूद तमाम विश्व स्तरीय सुविधाएं लंबी यात्राओं को सुगम, सरल और आसान बनाने वाली हैं। देश प्रदेश में अगली खबर वाराणसी से है, जहां 72वीं नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप कल से शुरू होगी। पीएम मोदी इस वॉलीबॉल चैंपियनशिप का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इसमें 31 पुरुष और 28 महिला टीमें हिस्सा लेंगी। वाराणसी में खेल प्रेमियों ने कहा कि ये काशी के लिए गौरव की बात है। देखिए रिपोर्ट। वाराणसी के डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन होने जा रहा है। इसका उद्घाटन 4 जनवरी को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चैंपियनशिप का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगे, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टेडियम में उपस्थित रहकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करेंगे।
चैंपियनशिप के आयोजन से काशी का माहौल खेल प्रेमियों से गुलजार रहेगा। यह प्रतियोगिता 8 दिनों तक चलेगी। इस राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन लगभग 40 वर्ष बाद हो रहा है। वाराणसी में 4 से 11 जनवरी तक 72वीं सीनियर नेशनल राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप चलेगी। प्रतियोगिता में देश भर से 31 राज्यों के 1250 खिलाड़ी भाग लेंगे। पुरुषों की 31 टीम और महिलाओं की 28 टीम हिस्सा ले रही हैं। 1984 में कानपुर में पहली बार यूपी ने नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट का प्रतिनिधित्व किया था। हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने जो काशी में खेलों का एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, सिगरा स्टेडियम हो, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का गंजारी में स्टेडियम हो, यूपी कॉलेज में एक्स्ट्रोटर्फ बिछाना हो हॉकी के लिए, लालपुर हो, तो इसके कारण हम लोग कराने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। और कल माननीय प्रधानमंत्री जी इसको ऑनलाइन रहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे। यूपी के बाहर के प्रदेश से आई टीम के सदस्यों में चैंपियनशिप को लेकर भारी उत्साह है और उन्हें उम्मीद है कि वे बेहतर प्रदर्शन करके इस प्रतियोगिता में अपना स्थान बनाएंगे। हम यहाँ सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में काशी में आए हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी टीम यहाँ से अच्छा परफॉर्म करके जीत के जाए। उम्मीद करती हूँ कि हम लोग बहुत अच्छा करेंगे, हम यहाँ से जीत के जाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश वॉलीबॉल महिला टीम के खिलाड़ी भी अपनी ओर से पूरी मेहनत कर रही हैं और उन्हें पूरा भरोसा है कि काशी में इस प्रतियोगिता के होने का उन्हें लाभ मिलेगा। अभी यूपी टीम में मेरा सिलेक्शन हुआ है और 72वीं राष्ट्रीय नेशनल चैंपियनशिप में जो काशी में हो रहा है उसमें हम चाह रहे हैं कि हमारा अच्छा मतलब खेल का प्रदर्शन हो और हम किसी भी मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी प्लेस या बेस्ट 4 में हम अपना पार्टिसिपेट करें अच्छे से। अभी मैं सीनियर नेशनल जो हो रहा है काशी में, मैं उत्तर प्रदेश की तरफ से प्रतिभाग कर रही हूँ और इस बार हमारा पूरा कोशिश रहेगा कि हम यहाँ फर्स्ट पोजीशन जीते। यह वही संपूर्णानंद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जिसका उद्घाटन वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री ने पिछले साल किया था और अब इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन होने जा रहा है। यह काशी के लिए भी गौरव की बात है। अगली खबर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हिंसा के बीच बीसीसीआई के बड़े फैसले से जुड़ी हुई है। बीसीसीआई ने बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर से रिलीज करने का फरमान सुनाया है। देखिए रिपोर्ट। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ लगातार हो रही हिंसा के बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने शनिवार को बड़ा फैसला लिया है। बीसीसीआई ने लगातार उठ रही मांग के बाद आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को अपने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को टीम से रिलीज करने का आदेश दिया है। इस बात की पुष्टि बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने की है। Due to the recent developments which is going on all across, BCCI has instructed the franchisee KKR to release one of their player Mustafizur Rahman of Bangladesh from their squad. And BCCI has also said that if they ask for any replacement, BCCI is going to allow that replacement. वहीं बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान के आईपीएल में खेलने को लेकर राजनीतिक नेताओं और धर्म गुरुओं ने लगातार विरोध किया और आईपीएल से बैन करने की मांग की। बांग्लादेश में पिछले 14 दिनों के भीतर 3 हिंदुओं की हत्या की गई। हिंदुओं के खिलाफ हो रही कथित हिंसा के बीच बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान के आईपीएल में खेलने को लेकर विरोध हुआ। केकेआर की टीम में मुस्तफिजुर को शामिल किए जाने पर टीम के मालिक और अभिनेता शाहरुख खान को भी निशाने पर लिया। गुरुवार को हिंदुवादी संगठनों और नेताओं ने शाहरुख खान के खिलाफ अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किए। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर, धीरेन्द्र शास्त्री और जगत गुरु रामभद्राचार्य ने भी मुस्तफिजुर रहमान को टीम से हटाने की मांग की। शिवसेना नेता संजय निरुपम और भाजपा नेता संगीत सोम ने भी मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर से बाहर करने की मांग की। देखिए, सबसे पहले तो बीसीसीआई का बहुत बहुत धन्यवाद। हमने जो 25-26 तारीख को एक मुहिम या कह लीजिए बयान दिया था कि किसी भी बांग्लादेशी क्रिकेटर को भारत के आईपीएल में खेलने का अवसर नहीं मिलना चाहिए, यहाँ से पैसा नहीं जाना चाहिए। आप निश्चित रहिए, भारत सरकार और बीसीसीआई इस पर को संज्ञान लेगी, क्योंकि 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। और धन्यवाद बहुत बहुत बीसीसीआई का कि उन्होंने इस तरीके का निर्णय लिया। बीसीसीआई के इस आदेश के बाद अब कोलकाता नाइट राइडर्स को दोहरा झटका लगने जा रहा है। केकेआर ने आईपीएल 2026 के हुए मिनी ऑक्शन में बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख में खरीदा था। इस आदेश के चलते जहां केकेआर को फाइनेंशियल घाटा उठाना पड़ेगा, तो वहीं उसे टीम से एक तेज गेंदबाज भी खोना पड़ेगा। बता दें कि आईपीएल 2026 की शुरुआत 26 मार्च से होगी, जबकि लीग का फाइनल मैच 31 मई को खेला जाएगा।
अगली खबर बरेली से है, जहां भाजपा विधायक डॉक्टर श्याम बिहारी लाल के निधन पर शोकाकुल परिवार के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने विधायक की पत्नी, बेटे और बेटे को ढांढस बंधाया। देखिए रिपोर्ट। बरेली के फरीदपुर से भाजपा विधायक प्रोफेसर डॉक्टर श्याम बिहारी लाल के आकस्मिक निधन से पूरे प्रदेश और पार्टी में शोक की लहर है। इस दुखद घड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली पहुंचे और दिवंगत विधायक को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम योगी ने डॉक्टर श्याम बिहारी लाल के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। उन्होंने विधायक की पत्नी, बेटियों और बेटे को ढांढस बंधाया और हर संभव मदद का दिया भरोसा। सीएम योगी ने दिवंगत विधायक डॉक्टर श्याम बिहारी लाल को दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री योगी ने परिजनों से मुलाकात कर बंधाया ढांढस। सीएम ने कहा, डॉक्टर श्याम बिहारी का निधन क्षेत्र के लिए एक अपूर्णीय क्षति। इस दौरान स्वतंत्र देव सिंह, डॉक्टर अरुण कुमार और राजेश अग्रवाल समेत कई दिग्गज नेता रहे मौजूद। शुक्रवार को बरेली सर्किट हाउस में बैठक के दौरान आया था हार्ट अटैक। फरीदपुर में उमड़ा जन सैलाब, राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। हमें बहुत अफसोस है, हम कुछ कह नहीं सकते, इतना अफसोस हमें। हम लोग साथ साथ मीटिंग में थे, उसके बाद हम चले आए, लोग कुछ देर रुके, उसके बाद ही इस तरह का ऐसा। डॉक्टर श्याम बिहारी लाल ये PhD थे, एंशिएंट हिस्ट्री के प्रोफेसर, रॉयल यूनिवर्सिटी में हेड डिपार्टमेंट रहे और बहुत काबिल आदमी, बहुत होशियार आदमी, समाज सेवा में अग्रणी रहे और जनता के हित के लिए हमेशा अपनी बात स्पष्ट रूप से कहते। क्षेत्र में एक सरल, मिलनसार और समर्पित जनसेवक रूप में लोकप्रिय विधायक रहे डॉक्टर श्याम बिहारी लाल को हजारों की संख्या में लोगों ने नम आंखों से दी अंतिम विदाई। देश प्रदेश में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं विराम। तीनों कॉलेज में डोंट वरी, फीस तो देखो। क्या हाल है? क्या हुआ? हाँ, फीस की टेंशन। राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई। RBI कहता है करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। देश प्रदेश में आगे बढ़ते हैं। देश के करोड़ों गिग वर्कर्स या प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए केंद्र सरकार सामाजिक सुरक्षा को लेकर बड़ा प्रस्ताव लेकर आई है। नए नियमों के तहत अब गिग वर्कर्स या प्लेटफॉर्म वर्कर्स का आधार रजिस्ट्रेशन, डिजिटल आई कार्ड और सोशल सिक्योरिटी फंड सुनिश्चित किया जाएगा। इस रिपोर्ट में देखिए पूरा मामला। नए साल की शुरुआत देश की गिग इकोनॉमी में काम करने वाले लाखों डिलीवरी बॉय और कैब ड्राइवर्स के लिए एक राहत भरी खबर लेकर आई है। जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट से लेकर ओला, उबर जैसे प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले लाखों डिलीवरी पार्टनर्स के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दरअसल सरकार ने गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की सुरक्षा और अधिकारों को मजबूत करने के लिए सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत 4 लेबर कोड लागू करने का फैसला किया है। इसके लिए ड्राफ्ट नियम भी जारी कर दिए गए हैं, जिससे गिग वर्कर्स को भी वो सुविधाएं मिल सकेंगी जो अब तक केवल सरकारी कर्मचारियों तक सीमित थीं। ड्राफ्ट नियमों के अनुसार गिग वर्कर्स को न्यूनतम मजदूरी का लाभ मिलेगा। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा के तहत बीमा, पेंशन और बेहतर इलाज जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। ड्राफ्ट के मुताबिक अगर कोई गिग वर्कर पिछले वित्त वर्ष में किसी एक कंपनी के साथ कम से कम 90 दिन काम कर चुका है तो वो इन सुविधाओं का हकदार होगा। वहीं अगर किसी वर्कर ने अलग अलग कंपनियों या प्लेटफॉर्म के साथ काम किया है तो उसके लिए कुल 120 दिन काम करना जरूरी होगा। वहीं सरकार ने इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया है। 16 वर्ष से अधिक आयु के हर गिग वर्कर को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जो उनके आधार कार्ड से लिंक होगा। इसके साथ ही वर्कर का डेटा ई-श्रम पोर्टल पर भी दर्ज किया जाएगा। जैसे PF कटने वाले कर्मचारियों का एक परमानेंट नंबर होता है, वैसे ही गिग वर्कर्स को भी एक विशिष्ट पहचान संख्या दी जाएगी। हर पंजीकृत वर्कर को एक डिजिटल पहचान पत्र मिलेगा, जो देश भर में उनकी पहचान और पात्रता का प्रमाण होगा। वहीं दूसरी ओर इसका मकसद गिग इकोनॉमी में काम करने वालों को सुरक्षा का कवच देना है, जिससे उनको बेहतर सुविधा मिल पाए और काम करने में आसानी हो। आइए अब जान लेते हैं सरकार की इस पहल से गिग वर्कर्स को क्या क्या सुविधाएं मिलेगी। वर्कर्स को मुफ्त या रियायती दरों पर स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। काम के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा की व्यवस्था होगी। वहीं श्रम मंत्रालय ने इन वर्कर्स को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे उन्हें 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल सकेगा। वहीं भविष्य में सरकार ऐसी योजना ला सकती है जिसमें वर्कर और कंपनी दोनों मिलकर योगदान देंगे, ताकि रिटायरमेंट के बाद वर्कर को पेंशन मिल सके।
योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ सीमाएं भी तय की गई हैं। गिग वर्कर जैसे ही अपनी 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेगा, वो इन सामाजिक सुरक्षा लाभों के लिए अयोग्य हो जाएगा। यानी यह सुरक्षा मुख्य रूप से कामकाजी उम्र के लोगों के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान यानी कि लखनऊ चिड़ियाघर से जुड़ी एक महत्वपूर्ण परियोजना पर बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने इस चिड़ियाघर को कुकरेल में स्थानांतरित करने के सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। देखिए रिपोर्ट। लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान यानी लखनऊ चिड़ियाघर को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने चिड़ियाघर को कुकरेल शिफ्ट किए जाने पर फिलहाल रोक लगा दी है। समिति ने अपनी 310 पन्नों की रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि चिड़ियाघर को शिफ्ट करने के बजाय मौजूदा 72 एकड़ परिसर का ही आधुनिकीकरण किया जा सकता है। आइए जानते हैं क्या है खबर के मुख्य पहलू। लखनऊ चिड़ियाघर की शिफ्टिंग पर रोक, सीईसी की 310 पन्नों की रिपोर्ट में फैसला, मौजूदा 72 एकड़ क्षेत्र का होगा आधुनिकीकरण, नाइट सफारी के निर्माण को मिली मंजूरी, CZA और वन विभाग के नियमों का पालन अनिवार्य। सीईसी ने जू को शहर का ग्रीन लंग माना, नियमों के आधार पर जल्द शुरू होगा नाइट सफारी का काम, पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन का दिया भरोसा। समिति ने नाइट सफारी के निर्माण को मंजूरी दे दी है क्योंकि इसे पहले ही केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण से अनुमति मिल चुकी है, लेकिन यह मंजूरी कई कड़ी शर्तों के साथ दी गई है। पहली शर्त यह है कि नाइट सफारी में बनने वाले एडवेंचर जोन को पूरी तरह रद्द कर दिया गया है। दूसरी शर्त यह है कि अब यहाँ केवल 2 लेन की सड़क ही बनाई जा सकेगी। परियोजना पर नजर रखने के लिए एक विशेष निगरानी समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें वन्य जीव विशेषज्ञ और CZA के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह टीम हर महीने निरीक्षण करेगी और हर 3 महीने में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। देश प्रदेश में अगली खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां नक्सल विरोधी अभियान के तहत शनिवार को सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ के सुकमा और बीजापुर जिलों में मुठभेड़ के दौरान 14 नक्सलियों को मार गिराया। देखिए रिपोर्ट। देश में लाल आतंक के खात्मे के लिए प्रभावित राज्य सरकारें दिन रात अभियान चला रही हैं। इसी सिलसिले में छत्तीसगढ़ में शनिवार सुबह 2 अलग अलग जगहों पर सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी अभियान के तहत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 14 नक्सलियों को मार गिराया है। इस कार्रवाई को कैसे दिया गया अंजाम, आइए जानते हैं। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ के सुकमा और बीजापुर जिले के जंगलों में की गई है। सुरक्षा बलों को नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड की टीम को नक्सल विरोधी ऑपरेशन के लिए रवाना किया गया था। ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 14 नक्सलियों को ढेर कर दिया। सुकमा के किस्टाराम इलाके में 12 और बीजापुर में 2 नक्सली मारे गए हैं। बीजापुर में मारे गए नक्सलियों पर 5 लाख और 8 लाख का इनाम था। सभी के शव और हथियार बरामद कर लिए गए हैं और इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। आज दिनांक 3 जनवरी को जिला बीजापुर एवं जिला सुकमा में माओवादियों की उपस्थिति का सूचना के आधार पर सुरक्षा बल अभियान के लिए रवाना हुई। अभियान के दौरान प्रातः 5 बजे से लेकर अनेक बार सुरक्षा बल या माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाके का सर्चिंग में जिला बीजापुर के मुठभेड़ सेल से 2 माओवादियों का डेड बॉडी तथा जिला सुकमा के मुठभेड़ सेल से टोटल 12 माओवादियों का डेड बॉडी, इस प्रकार कुल 14 माओवादी का डेड बॉडी आज की मुठभेड़ में सुरक्षा बल द्वारा TRG टीम द्वारा बरामद की गई है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के मोस्ट वांटेड नक्सली स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर देवा बारसे ने हैदराबाद में सरेंडर कर दिया है। देवा के साथ 20 अन्य नक्सलियों ने भी हथियार डाल दिए हैं। देवा अपने साथियों के साथ तेलंगाना के मुलुगु पहुंचा था, जहां से पुलिस उसे हैदराबाद लेकर पहुंची थी। देश प्रदेश में आगे बढ़ने से पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ये देख कैसे। हैप्पी बर्थडे भाई। दिखा? हाँ मेरा फेवरेट कलर। हमेशा शॉपिंग। आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट? सेविंग करने की भी यही उम्र है। आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा। आई नो ना। RBI कहता है करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। देश प्रदेश में आगे बढ़ते हैं। ललितपुर के बानपुर थाना क्षेत्र में शनिवार तड़के पुलिस मुठभेड़ में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी अमजद खान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया। इस रिपोर्ट में देखिए पूरा मामला।
ललितपुर के बानपुर थाना क्षेत्र की इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि यदि यूपी में अपराध करोगे तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। थाना बानपुर पुलिस ने शनिवार तड़के नाबालिग से दुष्कर्म के अभियोग में दर्ज मुकदमे में वांछित अभियुक्त को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी अमजद खान के पैर में गोली लगी है, जिससे वो घायल हो गया है। आरोपी के पास से एक देशी तमंचा, 315 बोर, 2 खोखे और 1 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। और अब पूरे मामले पर भी नजर डालते हैं। आरोपी अमजद खान पुत्र सुकूर खान निवासी बानपुर कस्बा लंबे समय से वांछित था। उस पर नाबालिग से दुष्कर्म के साथ साथ कई युवतियों को ब्लैकमेल करने के आरोप हैं। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने आरोपी की घेराबंदी की। इस दौरान आरोपी ने भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी घायल हो गया और मौके से पकड़ लिया गया। थाना बानपुर पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 337/25 की नाबालिग पीड़िता से दुष्कर्म के वांछित अभियुक्त अमजद पुत्र शकूर को थाना बानपुर पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के बाएं पैर में गोली लगी है तथा अभियुक्त के कब्जे से एक अदद देशी तमंचा, एक जिंदा तथा 2 खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। अभियुक्त को प्राथमिक उपचार हेतु CSC बानपुर भेजा गया। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। घायल आरोपी अमजद खान को उपचार के लिए जिला अस्पताल ललितपुर भेजा गया है, जहां उसकी हालत सामान्य बताई जा रही है। पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। देश विदेश में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं फिर प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों आई एम हियर। तुम्हें नहीं, इसे मोबाइल चार्ज करना। दिमाग चार्ज कर अपना। ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक। देखा? पापा रुको, मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल। अब क्या करोगे? फ्री वाईफाई है ना? बुद्धू सुधर जा। पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई, यानी फ्रॉड को करो बाय बाय। RBI कहता है करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। देश प्रदेश में आगे बढ़ते हैं। नोएडा में नए साल के मौके पर लोगों ने जमकर जश्न मनाया और शराब की बिक्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आबकारी विभाग के अनुसार 30 और 31 दिसंबर को लगभग 35 करोड़ रुपए के शराब बिक गई थी, जिसमें विभाग के राजस्व में अच्छी बढ़ोतरी हुई। देखिए रिपोर्ट। नया साल आया और नोएडा में जश्न का लेवल भी पूरी तरीके से हाई नजर आया। पार्टी और सेलिब्रेशन के बीच शहर में जमकर जाम भी छलके, जिसके चलते नोएडा ने शराब बिक्री के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बता दें कि नव वर्ष का स्वागत करती 30 और 31 दिसंबर की 2 रातों ने नोएडा को रिकॉर्ड बनाने वाला शहर बना दिया है। नव वर्ष के अवसर पर नोएडा में 30 और 31 दिसंबर को शराब की रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की गई। आंकड़ों के मुताबिक महज 2 दिनों में गौतम बुद्ध नगर में करीब 35 करोड़ रुपए की शराब बिकी। सिर्फ इतना ही नहीं, इन 2 दिनों में 4 लाख लीटर से ज्यादा शराब की खपत दर्ज की गई। वहीं आबकारी विभाग के अनुसार 30 और 31 दिसंबर को हुई इस बिक्री ने पिछले कई वर्षों के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिससे विभाग को भी अच्छा राजस्व प्राप्त हुआ है। वहीं आबकारी अधिकारी के अनुसार नव वर्ष को देखते हुए शराब बिक्री का समय 1-1 घंटे बढ़ाया गया था। आमतौर पर जिले में रोजाना 7 से 8 करोड़ की शराब बिकती है, जबकि वीकेंड पर यह आंकड़ा 12 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। जो हमारे पास आंकड़े आए हैं उसमें वर्ष के अंत में 30 तारीख को और 31 तारीख को लगभग 34 से 35 करोड़ रुपए की लिकर की बिक्री का रिकॉर्ड आया है। और इसमें हम लोगों को लगभग 24-25 करोड़ रुपए का राजस्व मिलेगा। शासन के द्वारा 24 तारीख और 25 तारीख में और 30 तारीख और 31 तारीख में 1-1 घंटे दुकानों की टाइमिंग बढ़ाई गई थी, जिसके कारण भी हमारे राजस्व में वृद्धि हुई है। नए साल के जश्न में लोगों ने जमकर जाम छलकाए। नतीजा ये रहा कि सिर्फ 2 दिनों में नोएडा में शराब बिक्री में प्रदेश भर में पहला स्थान हासिल किया। यानी नए साल का जश्न नोएडा वालों ने पूरे जोश और पूरे जाम के साथ मनाया। तो देश प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।